हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इम्यूनोलॉजी लेक्चर सीरीज़ का प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं ये समझना ज़रूरी है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते भी हैं और CSIR और गेट के लिए दोनों के लिए ही यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस टॉपिक में मौजूद हैं। मैंने इसका जो कंटेंट है वो बेसिकली पाथफाइंडर से भी लिया है और क्यूबे से भी यहाँ से मैंने इसका कंटेंट लिया है। तो ध्यान रखेंगे कि मैं बताता चलूँगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको नोट डाउन करते रहिएगा और इसके साथ आगे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आएगी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ते समय कि आखिर ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते क्या हैं या लिम्फैटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो लिम्फैटिक ऑर्गन्स होते क्या हैं? देखिए, ये शब्द ही कहाँ से आया है? लिम्फोसाइट से आया हुआ है, यानी कि ऐसी जगह है, ऐसी लोकेशन, कहाँ पे? बॉडी के अंदर ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपके बी सेल्स और टी सेल्स का, ध्यान से सुनेंगे, बी सेल्स और टी सेल्स का एक तो आपका मैच्योरेशन पॉसिबल हो, डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो और प्रोलिफरेशन पॉसिबल हो। मैच्योरेशन का मतलब क्या हो गया? जिस तरीके से किड जो है, बच्चा जो है, वो धीमे धीमे करके मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, एडल्ट की तरफ बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है उसका, वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की जा रही है। डिफरेंशिएशन मतलब जैसे कि अगर एक बच्चे की ही लाइफ हम देखें तो शुरुआत में जब बच्चा जो छोटा होता है उस समय उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि उसको आगे जा कर के क्या बनना है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल की तरह, एक एनालॉजी की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब छोटा बच्चा है, वो धीमे धीमे करके क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th में पहुंचा और क्लास 10th के बाद या क्लास 8th 9th तक आते आते उसका डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है, यानी कि उसका रुझान किस तरफ है ये हमें पता चलना शुरू होता है कि उसको मेडिकल साइड में जाना है, कि इंजीनियरिंग साइड में जाना है, कि बेसिक साइंसेस की तरफ जाना है, कि कॉमर्स लेना है। ये चीज़ें उसको डिफरेंशिएशन उसका जब वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो मैच्योरिटी के बाद उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है और उसके बाद फाइनली प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे टी और बी सेल के रेस्पेक्ट में प्रोलिफरेशन को समझेंगे। प्रोलिफरेशन मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक सेल से कई सारे सेल्स का बनना ही ये प्रोलिफरेशन कहलाता है। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो आपको टी और बी सेल का जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के रेस्पेक्ट में आपको कभी भूलेगा नहीं। तो ये बात ज़रूर से ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो प्रोलिफरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट की बात, टी और बी सेल्स के बारे में ये बात हो गई। तीन चीज़ें हम लोगों ने देखी, क्या क्या? सबसे पहला हो गया हमारा मैच्योरेशन, फिर डिफरेंशिएशन और फिर प्रोलिफरेशन। किन सेल्स का? टी और बी सेल्स का। जहाँ पे जो लोकेशन पे होता है उन लोकेशंस को हम लोग लिम्फैटिक ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो गया होगा। तब आइए, जो हमारे लिम्फैटिक ऑर्गन्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक तो हो गया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और दूसरे हो गए हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यहाँ पे सेकेंडरी लिख रखा है और यहाँ पे है हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो शुरुआत करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स से। तो देखिए, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का मतलब ये हो गया ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे मैच्योरेशन हो रहा हो, टी और बी लिम्फोसाइट्स दोनों का, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे जिस लोकेशन पे टी और बी लिम्फोसाइट्स दोनों का ही मैच्योरेशन हो रहा हो, ह्यूमन बींग्स के केस में और माइस के केस में। तो ऐसी जगह क्या है जी? ये आपका एग्जाम्पल इसका क्या है? बोन मैरो और थाइमस। ठीक, यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जैक्टली अभी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वहाँ पे बताता चलूँगा, लेकिन टी और बी लिम्फोसाइट्स दोनों का ही मैच्योरेशन होने के बाद क्या होता है जी? एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग लिम्फोसाइट ये बन जाते हैं, यानी कि मैच्योरेशन होने के बाद इनके अंदर कैपेसिटी आ जाती है कि ये किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? एक हो गया आपका बोन मैरो और दूसरा हो गया थाइमस। फिर से समझेंगे, जब आपकी टी और बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो जाते हैं तब इनके पास कैपेसिटी आ जाती है कि ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकें, और यही काम जो होता है, मैच्योरेशन का काम आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के दो एग्जाम्पल बोन मैरो और थाइमस, इतना चीज़ देख लिया। अब आइए एक एक करके हम लोग एक एक ऑर्गन को देखते हुए चलते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आया बोन मैरो का। तो
तो चलिए, बोन मैरो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बोन मैरो का रोल क्या है। बोन मैरो मतलब क्या हो गया, जो आपकी बॉडी की जो खोखली बोन्स होती हैं, लंबी लंबी जो बोन्स होती हैं, उसके अंदर जो मटेरियल फिल्ड है उसी को आप बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो के केस में ह्यूमंस और माइस को अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो ह्यूमन और माइस में सिंथेसिस यानी कि बी सेल का प्रोडक्शन और तो और मैच्यूरेशन किसका, बी सेल का, ये बोन मैरो के अंदर ही देखा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आ चुका है जी। तो ह्यूमंस और माइस दोनों के अंदर, अगर क्वेश्चन ह्यूमंस पे आ रहा है तब भी, अगर क्वेश्चन माइस पे आ रहा है तब भी, आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सिंथेसिस ऑफ बी सेल हो चाहे मैच्यूरेशन ऑफ बी सेल हो, दो चीजें हैं। सिंथेसिस मतलब बनना, मैच्यूरेशन मतलब धीमे 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 आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना। ये दोनों प्रोसेस बी सेल के लिए बोन मैरो में होते हैं। ठीक, किस कंडीशन में, ह्यूमंस और माइस के कंडीशन में। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लेकिन ये बोन मैरो तो आपके बर्थ के बाद धीमे धीमे करके डेवलप होगी ना। अब कोई बच्चा जो है पैदा हुआ, उसके बाद धीमे धीमे करके बढ़ेगा, तो जो उसकी लंबी बोन्स बनेंगी उसमें बोन मैरो होगा और उसके बाद ये सारा का सारा प्रोडक्शन होगा। तो लेकिन बोन, ये जो बी सेल्स हैं, उनकी ज़रूरत तो हमें बर्थ के टाइम पे भी पड़ रही है ना, क्योंकि बॉडी में तो इम्यून सेल्स का तो बनना शुरू हो जाता है, आपको आइडिया होगा। तो बिफोर बर्थ यानी कि पैदा होने से पहले फीटल स्टेज पे क्या होता है, योक सैक, फीटल लिवर, फीटल बोन मैरो। जो फीटल लिवर है, फीटल बोन मैरो है, फीटल से मतलब जो फीटस का हो। ठीक, तो फीटल बोन मैरो, फीटल लिवर या फिर योक सैक के अंदर आपका जो बी सेल है उसका सिंथेसिस और मैच्यूरेशन होना शुरू होता है बर्थ के पहले। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है। हो सकता है इस तरीके से घुमा के पूछ लिया जाए CSIR में कि ये तो आप जानते हैं कि बर्थ के बाद क्या होता है, बर्थ से पहले क्या होता है, ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे इसको याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं बर्ड्स के लिए, जब भी पूछा जाता है कि ये बी सेल्स कहाँ फॉर्म होते हैं तो लोग बोल देते हैं बर्सा ऑफ फैब्रीशियस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बर्सा ऑफ फैब्रीशियस में बी सेल का मैच्यूरेशन होता ज़रूर है, बट ये किस केस में होता है, बर्ड्स के केस में होता है, ह्यूमंस के केस में नहीं होता। ह्यूमंस के केस में कहाँ पे हो रहा है, बोन मैरो के अंदर हो रहा है, लेकिन बर्ड्स के केस में बर्सा ऑफ फैब्रीशियस में होता है। अब आप सोचेंगे ये बर्सा ऑफ फैब्रीशियस होता क्या है, तो बर्सा ऑफ फैब्रीशियस एक इस तरीके का एक ऑर्गन समझ लीजिए, या एक ऐसा पार्ट समझ लीजिए जहाँ पे आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जाकर के एक पॉइंट से जहाँ पे जाकर के निकलते हैं। बर्ड्स के केस में उसको क्लोएका बोलते हैं। तो नियर क्लोएका इसका लोकेशन होता है। ठीक है जी, तो आपका बर्सा ऑफ फैब्रीशियस का लोकेशन कहाँ हो गया, नियर द क्लोएका हो गया। बर्ड्स के केस में यहाँ पे बी सेल का मैच्यूरेशन देखा जाता है। तो ये ध्यान रखिए, बर्ड्स का अलग जगह है, ह्यूमंस और माइस का अलग जगह है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। ठीक, चलिए अब बर्सा ऑफ फैब्रीशियस का थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर इमेजिन किया जाए। बर्सा ऑफ फैब्रीशियस एक तरीके का एक स्ट्रक्चर मान लीजिए, उसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फॉइड सेंटर्स पाए जाते हैं। लिम्फॉइड सेंटर को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक बड़ा सा, एक बर्सा ऑफ फैब्रीशियस को एक बड़ा सा एक ऑफिस जैसा समझ लीजिए, जिसमें क्या है, कैटेगरी बनी हुई है। ठीक, अब इन कैटेगरी या इन चैम्बर्स में क्या है, आपके ये चैम्बर्स को आप समझ लीजिए लिम्फॉइड सेंटर्स। लिम्फॉइड सेंटर्स में क्या पाए जाएंगे, अगर मान लीजिए इसको मैं एक आपका एक ऑफिस जैसा समझ लेता हूँ, इसको हम बर्सा ऑफ फैब्रीशियस समझ लें। अब बर्सा ऑफ फैब्रीशियस में क्या है, इस तरीके के चेम्बर्स बने हुए हैं या इस तरीके के सेंटर्स बने हुए हैं, जिनको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, लिम्फॉइड सेंटर्स बोल रहे हैं। ठीक, अब ये लिम्फॉइड सेंटर्स के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी जी, लिम्फोसाइट्स पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो आपके लिम्फोसाइट्स में यहाँ पे कौन से लिम्फोसाइट्स, क्योंकि आपका ये बी सेल का प्रोडक्शन साइट है, बी सेल का फॉर्मेशन है, तो ये बी सेल्स पाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ एपिथेलियल सेल्स भी पाए जाएंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, बी सेल्स और एपिथेलियल सेल्स आपके कहाँ पाए जाएंगे, बर्सा ऑफ फैब्रीशियस के अंदर। बर्सा ऑफ फैब्रीशियस के अंदर अगर और डिटेल में बात की जाए तो कहाँ पाए जाएंगे जी, लिम्फॉइड सेंटर्स में पाए जाएंगे। चलिए इतनी कहानी समझ में आ गई, तो बी सेल के बारे में समझ में आ गया। जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। बी सेल में हम लोगों ने देखा कि ह्यूमंस और माइस के केस में आपका जो बी सेल है उसका सिंथेसिस और मैच्योरेशन दोनों हो रहा है कहाँ पे, आपके बोन मैरो के अंदर। लेकिन अगर प्री बर्थ की बात की जाए तो वहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, योक सैक, फीटल लिवर, फीटल बोन मैरो में हो रहा है।
और वहीं अगर बर्ड्स की बात की जाए तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। बर्सा ऑफ फैब्रिशियस के अंदर उसका जो जिसका लोकेशन आपका क्लोएका के पास में है, तो बी सेल का मैचुरेशन यहाँ पे देखा जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है इसका, अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बर्सा ऑफ फैब्रिशियस जो है वो लिम्फॉइड सेंटर्स में डिवाइडेड रहेगा, और लिम्फॉइड सेंटर्स के अंदर आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बी सेल्स है, और इसके अलावा कुछ एपिथेलियल सेल्स भी पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं किस पे, थाइमस के ऊपर। हम लोगों ने कहा था ना कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में दो तरीके के ऑर्गन्स मेन हैं, जिसमें कि सबसे पहला हो गया आपका बोन मैरो और दूसरा हो गया थाइमस। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं थाइमस की। तो देखिए थाइमस जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या है, टी सेल के मैचुरेशन के लिए। देखिए मैचुरेशन ऑफ बी सेल तो पीछे ही हो गया, कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर हो गया ह्यूमंस के केस में, लेकिन अभी टी सेल का मैचुरेशन यहाँ पे अभी हम लोगों ने नहीं देखा। तो टी सेल का मैचुरेशन कहाँ पे होगा जी, आपका थाइमस के अंदर होगा। तो होता क्या है, प्रोजेनाइटर सेल्स फ्रॉम बोन मैरो। अब देखिए जो टी सेल्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे शुरू हो गया, आपके बोन मैरो के अंदर शुरू हो गया। तो प्रोजेनाइटर जो टी सेल के प्रोजेनाइटर हैं, मतलब जहाँ से टी सेल बनता है, जिनसे टी सेल बनता है, प्रीकर्सर समझ लीजिए। तो प्रीकर्सर ऑफ टी सेल जो है वो बोन मैरो से निकल करके आगे बढ़ते हैं कहाँ की तरफ, थाइमस की तरफ, थाइमस ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ से थाइमस ग्लैंड के बीच में जाते समय इनका डिफरेंशिएशन होता चला जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब अब इनको समझ में आ गया साहब कि हमें टी सेल ही बनना है, ठीक। डिफरेंशिएशन के पहले हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में अभी ये डिफाइंड नहीं है कि कौन सा सेल बी सेल बन रहा है, कौन सा सेल टी सेल बन रहा है। तो डिफरेंशिएशन के दौरान पता चला कि इसको बी सेल और इसको टी सेल बनना है। अब जैसे कि हमने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, एक बच्चे का एग्जाम्पल कि उसको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, ये उसके मैचुरेशन होते होते या डिफरेंशिएशन होने में समझ में आता है। तो यहाँ पे जब बोन मैरो से थाइमस ग्लैंड की तरफ जब टी सेल आगे बढ़ने लगता है, पहुँचता है, तो उस समय इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक। अब इसको टी सेल बनना है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इस रेस्पेक्ट में कि हम समझ पाएंगे कि किस जगह पे क्या होता है। चलिए, तो थाइमस ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये बाइलोब्ड है, दो लोब्स पाए जाते हैं जी। एक सपोज करिए ये लोब, एक सपोज करिए ये लोब, ठीक। दो लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब दो लोब्स में अगर हम लोग एक सिंगल लोब की बात कर रहे हैं तो इसके सिंगल लोब में दो रीजन्स पाए जाएंगे, एक पाया जाएगा कॉर्टेक्स, एक पाया जाएगा मेड्यूला। तो जैसे कि आपके घर पे कोई आता है तो सबसे पहले गेट से एंटर होता है ना। तो गेट वाला रीजन जो है, गेट का रीजन जो है, गेट से अंदर घुसता है तो थोड़ी दूर अंदर आकर के आपका घर में घुसता है, फिर बाकी सारे अंदर जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात करता है। तो गेट के अंदर घुसते ही सबसे पहले ये रीजन कौन सा है जी, इसको हम लोग समझेंगे कि ये कॉर्टेक्स का रीजन है। तो मतलब जो टी लिम्फोसाइट बाहर से आ रहा है, डिफरेंशिएशन हो चुका है, वो अंदर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है जी, थाइमस के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले गेट खोल के कहाँ आएगा, कॉर्टिकल रीजन में आएगा। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले कॉर्टेक्स रीजन में आता है, उसके बाद वो पहुँचता है मेड्यूलरी रीजन में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरी चीज़, यहाँ पे इस थाइमस के अंदर डिवीजन होता है थाइमिक लोब्यूल्स में। जो थाइमस है वो आपका थाइमिक लोब्यूल्स में डिवाइडेड है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये क्या है जी, ये थाइमिक लोब्यूल्स मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक। अब लोब जो है, ये थाइमस का जो एक लोब है ये डिवाइडेड रहता है लोब्यूल्स में, ठीक है। और हर लोब जो है वो कवर्ड रहता है कैप्सूल से, हर लोब कवर्ड रहेगा कैप्सूल से, और एक लोब डिवाइडेड रहेगा नंबर ऑफ लोब्यूल्स में। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके जो थाइमस है उसका। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर लोब्यूल जो है, हर एक लोब्यूल में क्या है, आउटर रीजन कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला रीजन मेड्यूला कहलाएगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। एक हम लोगों ने समझा कि थाइमस का ग्लैंड है, थाइमस के अंदर दो लोब्स पाए जा रहे हैं। हर एक लोब डिवाइडेड है नंबर ऑफ स्मॉल लोब्यूल्स के अंदर, और एक लोब्यूल में, हर लोब्यूल में क्या है, आउटर रीजन जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, भीतर वाला रीजन जो है वो मेड्यूला कहलाता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, और वो गेट वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। चलिए, तो अब टी लिम्फोसाइट, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जब लोब्स के अंदर आए, फिर लोब्यूल्स के अंदर घुस रहे हैं, तो लोब्यूल्स के अंदर सबसे पहले इनका मैचुरेशन होता है। देखिए मैचुरेशन शुरू हुआ कहाँ पे शुरू होगा जी, कॉर्टेक्स में शुरू होगा। ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि वो अंदर एंटर किए हैं, कॉर्टेक्स मिला है उनको सबसे पहले। तो कॉर्टेक्स में अब इनका धीमे धीमे करके जो बचा हुआ मैचुरेशन है वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने लगेगा।
कहाँ पे कंप्लीट होगा, तो हम लोगों ने देखा क्या कि मैच्योरेशन जो है वो थाइमस में होने लगा और इसके बाद मैच्योर होने के बाद वो आगे बढ़ेंगे मेड्यूला की तरफ। ठीक, वैसे ये वही कहानी हो गई कि मैच्योर होने लगे, उसके बाद ग्रेजुएशन में सेलेक्ट हुए, या नीट दिया या आपका जेई दिया, तो किसी तरफ एक साइड में चले गए। उसके बाद ये कहाँ चले गए, किसी अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, जैसे कि मेड्यूला में आ गए। यहाँ पे कहाँ पे आ गए, ग्रेजुएशन मतलब आपका इंटरमीडिएट हुआ, उसके बाद किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होकर के आ गए मेड्यूला में। अब मेड्यूला में इनको और चीज़ें, और ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोज किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो अभी तक क्लास 10th में 12th में नहीं सिखाई गई थी। तो ये अब यहाँ पे थाइमिक सिलेक्शन से रूबरू होते हैं। थाइमिक सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया जी, थाइमिक सिलेक्शन का मतलब ये हो गया कि ये डिफरेंशिएट कर सकें भाई कि आपके सेल्स जो हैं वो कौन से अपने हैं कौन से पराए हैं। ये चीज़ें सेल्फ और नॉन सेल्फ का डिफरेंशिएशन बेसिकली यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ये ही आपको सिखाया जाता है यहाँ पे टी सेल को। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, ये जो मैच्योर फंक्शनल टी सेल बन जाते हैं, फंक्शनल इसको लिख लीजिएगा, फंक्शनल मैच्योर फंक्शनल टी सेल बन जाते हैं। थाइमिक सिलेक्शन के बाद क्या हो गया, इनको अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कैसे पैथोजन से निपटना है, कैसे अपने को पराये को डिफरेंशिएट करना है, ये सब इन्होंने सीख लिया है। तो अब ये आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की तरफ। तो अभी आगे बढ़ेंगे कहाँ जी, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की तरफ आगे बढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब ज़रा एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे इनको ये सब चीज़ें सिखाता कौन है, थाइमिक सिलेक्शन वाला जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो ये रोल प्ले करते हैं। आपको पता है डेंड्राइटिक सेल्स क्या करते हैं जी, एंटीजन प्रेजेंटेशन में भी इनका काफ़ी रोल होता है। जब हम आगे इम्यूनोलॉजी में एक एक चीज़ बताते चलेंगे तो वहाँ पे इसका रोल सिखाएंगे। तो बेसिकली थाइमिक सिलेक्शन यानी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे आपका थाइमस में होने के बाद इनको आगे बढ़ा दिया जाता है कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के। मतलब अब ये यूजी ख़त्म कर चुके हैं, अब ये पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे और स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, उसके बाद आगे चल करके एमएससी या एमटेक करने जाते हैं तो और स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इनको और स्पेशलाइज्ड कौन बनाएगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बनाएगा। ठीक है, तो अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा सा कॉलेज है, बट वहाँ पे ऑलरेडी नोन, जिनको ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है, इस तरीके के स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता है और उनको और ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें बताई जाती हैं। तो देखिए, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में एक्चुअली अब यहाँ पे सामना होगा आपके जो बी सेल्स और टी सेल्स जो मैच्योर्ड हैं, डिफरेंशिएटेड हैं, उनका सामना करवाया जाएगा एक्चुअली एंटीजेंस से। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बेसिक इनका रोल क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का, ये समझेंगे। तो ये क्या करते हैं, एंटीजन ड्रिवन प्रोलिफरेशन यहाँ पे आपके बी और टी सेल्स का होता है। मतलब एंटीजन को देख करके, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उससे रिलेशन में अपने आप को प्रोलिफरेट करना या मल्टीप्लाई करना। आपको पता है ऑलरेडी क्या कि जो बी सेल्स हैं उनके पास बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, टी सेल्स के पास टी सेल रिसेप्टर होते हैं, उसकी मदद से वो एंटीजन को देखेंगे। कई बार ये एमएचसी मीडिएटेड होता है, एमएचसी नॉन मीडिएटेड होता है। क्या होता है कि आप इससे जुड़ते हैं एंटीजन से, मैं यहाँ पे उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो एंटीजन के साथ जुड़ने के बाद, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद, यहाँ पे उस तरीके के सेल जो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी नहीं करेंगे, सिर्फ वो सेल्स, सिर्फ वो बी सेल्स क्या करेंगे या टी सेल्स क्या करेंगे, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। इसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं एंटीजन ड्रिवन प्रोलिफरेशन इस स्टेज में होता है और डिफरेंशिएशन और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होते चले जाएंगे। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बी सेल्स आगे जाके डिफरेंशिएट होकर क्या बन जाते हैं, बी प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद अगर टी सेल्स और ज़्यादा डिफरेंशिएट होंगे तो आपको टीसी सेल्स, टीएच सेल्स बन जाएंगे, टीएच1, टीएच2 बन जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये कहानी हो गई। अब आते हैं लिम्फॉइड, जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला जो है वो आपका स्प्लीन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला जा रहा है, एक तो इसके स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट और इट इज़ द लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन।
काम क्या है जी? इसका काम है ट्रैपिंग करना और कंसंट्रेट करना फॉरेन सब्सटेंसेस को। अब हो क्या रहा है, जब भी ब्लड जो है वो पास कर रहा है आपके स्प्लीन के ज़रिए, ठीक है, तो इस स्प्लीन से जैसे ब्लड पास करता है तो स्प्लीन क्या करता है, जितने भी एंटीजेंस इसको समझ में आते हैं या फॉरेन सब्सटेंसेस समझ में आते हैं उनको ये ट्रैप कर लेता है। एक तरीके का फिल्टर की तरीके से काम करता है, ब्लड को पास कर देता है, इनको ट्रैप कर लेता है। अब बिना मतलब इनको ट्रैप नहीं किया गया है, ठीक, तो इनको ट्रैप ब्लड से किया गया है और इनको ट्रैप करने के लिए करा इसलिए जाता है ताकि जो बी और टी सेल्स आपके यहाँ पे आए हैं उनको इनसे सामना करवाया जा सके, इनको मिलाया जा सके एक दूसरे से। यहाँ पे देखा गया है कि आपका जो बी सेल है वो क्या करता है जी, यहाँ पे एंटीबॉडी सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। जो स्प्लीन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, एक तो रेड पल्प और एक वाइट पल्प। तो रेड पल्प का एरिया वो है थोड़ा सा लाल रंग का दिखता है। होता क्या है जी, यहाँ पे रेड पल्प में आरबीसीज जो ओल्ड हो गए हैं, आरबीसीज या जो अब फंक्शनल नहीं रह गए हैं, डिफेक्टिव आरबीसीज हैं, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो डिस्ट्रक्शन होने की वजह से हीमोग्लोबिन वहाँ पे इकट्ठा रहेगा और लाल रंग का वहाँ पे चीज़ें दिखने लगेंगी, इसीलिए इसको रेड पल्प बोलते हैं। और दूसरा हो गया वाइट पल्प, जहाँ पे रेड कलर नहीं है उसको आप बोलेंगे वाइट कलर, तो वाइट पल्प इसको बोलते हैं। और इसको दूसरे टर्म्स में पैल्स का भी नाम दिया जाता है। पैल्स हम लोग इंग्लिश में पैल दोस्तों को बोला जाता है। पैल्स मतलब पेरी आर्टेरियोलर लिम्फॉइड शीट, ठीक, पेरी आर्टेरियोलर लिम्फॉइड शीट। इसमें क्या पाया जाएगा जी, इसमें आपके टी सेल्स पाए जाएंगे। यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, वाइट पल्प में कौन से सेल्स पाए जाएंगे, तो टी सेल्स पाए जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मार्जिनल लेयर जो पाई जाती है, जो बिल्कुल पतली सी लेयर पाई जाती है इसमें स्प्लीन के अंदर, वहाँ पे बाकी लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस के बारे में आपको पता होगा, ये भी एक तरीके से इनके पास दोनों कैपेसिटी है। कौन सी? एंटीजन प्रेजेंटेशन की भी कैपेसिटी है और फैगोसाइटोसिस की भी कैपेसिटी है। इसलिए ये आपके स्प्लीन के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ पे और सेल्स इनके कांटेक्ट में आकर के इनके ऊपर जो एंटीजन पाया जाएगा इनके पेप्टाइड के ऊपर, उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसलिए मैक्रोफेजेस भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। तो लिम्फ नोड्स आपकी बॉडी में हर जगह मौजूद है। जैसे कि अगर आपको कभी भी कोई भी इन्फेक्शन या बुखार या गले में दर्द या थ्रोट इन्फेक्शन होता है, आप डॉक्टर के पास जाइए तो आपको यहाँ पे कहीं कहीं प्रेस करता है, वो इधर प्रेस करेगा, या आपके जो आर्मपिट्स हैं वहाँ पे प्रेस करता है। तो पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स जो हैं वो मौजूद है। तो लिम्फ नोड्स का काम क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। लिम्फ नोड्स का भी कुछ इसी तरीके का काम है कि ये भी क्या करेंगे, एंटीजेंस को ट्रैप कर लेते हैं। एंटीजेंस को ट्रैप करने की वजह से इनके पास एक रीजन होता है जो स्वेलअप हो जाता है, अभी उसके बारे में बात करूंगा। स्वेलअप हो जाने की वजह से जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो जनरली जब डॉक्टर इसको टच करता है तो वो एक्चुअली फील करना चाहता है कि क्या जो नोड्स हैं वो कहीं इन्फ्लेम्ड तो नहीं हो गए हैं, कहीं स्वेल्ड अप तो नहीं हो गए हैं। उससे उसको थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि बॉडी में इन्फेक्शन कैसा है, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स के बारे में बात करते हैं। इसके सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्मॉल, छोटा सा होता है एज़ कम्पेयर टू जो स्प्लीन जो काफ़ी बड़ा है। इनकैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल के अंदर होता है, और बीन शेप्ड होता है, ठीक, बीन। अब ये थ्रू आउट द बॉडी पाए जाते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। इसमें भी कॉर्टेक्स और मेडुला पाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। तो जनरली यही कॉन्सेप्ट है, आउटर रीजन कॉर्टेक्स, इनर रीजन मेडुला। अब लिम्फ नोड्स के अंदर आपके लिम्फोसाइट्स भी पाए जाएंगे, डेंड्राइटिक सेल्स भी पाए जाएंगे, मैक्रोफेजेस भी पाए जाएंगे। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, डेंड्राइटिक और मैक्रोफेज हर जगह क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि डेंड्राइटिक और मैक्रोफेज दोनों के पास ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की प्रॉपर्टी है। तो जो भी लिम्फ नोड्स के अंदर जो भी इन्फेक्शन आ रहा है वो मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स उसको तोड़ करके अपने ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो ये लिम्फोसाइट्स हैं उनको दिखा रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे ये सीखें कि किस तरीके से हमें किलिंग करनी है। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं कॉर्टेक्स के रीजन की। जो बाहरी रीजन है, अगर मैं इसको बीन शेप्ड इस तरीके से बात करूं तो ये बाहरी जो रीजन है, यहाँ पे जो रीजन है इस जगह पे, यहाँ पे क्या पाया जाता है जी, ये कॉर्टेक्स रीजन है, इसको कॉर्टेक्स का रीजन बोलेंगे, बाहरी रीजन है। अब इस रीजन में प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स पाए जाते हैं। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल बोल रहा हूँ, प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल। अब जैसे ही प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल के अंदर कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन आ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
अब सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल में ही कन्वर्ट होना मेन चीज़ नहीं है, ये क्या हो जाएंगे, इनका अपना ये जो साइज़ है वो इनलार्ज कर लेंगे। तो साइज़ जो है ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इसीलिए आपका जो लिम्फ नोड है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। यही रीजन है, क्योंकि एंटीजन कॉन्टैक्ट में आता है, कॉर्टेक्स में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल पाए जाते हैं। अब इसी के अंदर सेकेंडरी के अंदर ही, सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स के अंदर ही जर्मिनल सेंटर्स पाए जाते हैं। नाम ही याद रखिए, जर्मिनल सेंटर्स पाए जाते हैं और इन जर्मिनल सेंटर्स में आपके बी सेल्स मौजूद है। थोड़ा सा अंदर चलिए, कॉर्टेक्स से थोड़ा सा अंदर चलिए, इस तरफ पैराकॉर्टिकल एरिया पे आइए और यहाँ पे आपके टी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स दोनों पाए जाते हैं। आइए अब मेड्यूलरी एरिया की तरफ आइए। मेड्यूला मतलब इधर से इस तरफ बढ़ने लगी है, इस तरफ आइए, तो मेड्यूला की तरफ अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे अगेन आपके एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स पाए जा रहे हैं। मैं बताया ना कि बी सेल्स तो यहाँ तक बन गए हैं, बी सेल्स अब और आगे की तरफ क्या है, डिफ्रेंशिएशन होना उनका शुरू होता है और आगे डिफ्रेंशिएट करते चले जा रहे हैं। तो आगे डिफ्रेंशिएट करने में क्या बनते हैं, बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे मेड्यूलरी एरिया में। तो ये कहानी हो गई आपके लिम्फ नोड की। अब लास्ट में आते हैं माल्ट के ऊपर। इसका पूरा नाम है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। अब होता क्या है कि आपके बहुत सारे ऐसे ट्रैक्ट हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इन सब में क्या होता है, म्यूकोस की लेयर पाई जाती है। तो यही बोला जा रहा है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये भी इस लाइनिंग में भी ऐसा टिश्यू पाया जा रहा है जिसका काम अगेन वही है, एंटीजन ड्रिवन प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन। एंटीजेंस को यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं और जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको प्रोलिफरेट करवाया जाता है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो जैसा कि मैंने नाम भी बताया आपको कि ये लाइनिंग में पाए जाते हैं। किसकी लाइन में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, ब्रोंकियल ट्रैक्ट की या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट की। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर से आपका फूड पास हो रहा है, आपको जो एयर ले रहे हो वो पास हो रहा है, तो उसके अंदर से जाहिर सी बात है कि एंटीजेंस का आना जाना बहुत आम है। तो एंटीजन जब आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पे उसको ट्रैप करना पड़ेगा और अपने जो सिपाही हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, उनको तैयार करना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए। तो मेन एग्जांपल होता है इसका बाल्ट, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, और दूसरा होता है गाल्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और गैल्ट का जो मेन पार्ट है, एग्जाम्पल है, वो है पियर्स पैचेस। गैल्ट में पियर्स पैचेस पाए जाते हैं, वो भी बेसिकली सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के तरीके से काम करते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू हो गया जो कि है प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के ऊपर। तो अब हम लोग आगे धीमे धीमे करके इम्यूनोलॉजी के तरफ भी आगे लेक्चर सीरीज़ बढ़ाते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।